नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को। इस योजना के बारे में हमने बहुत डिटेल्स छानबीन किया है। बैंक भी गए, बैंक से भी सारे डिटेल्स को निकाले, LIC ऑफिस से सारे डिटेल को निकाले, उसके बाद इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हमने एक एक चीज़ को कंपाइल किया है। इस योजना में जब आदमी व्यक्ति जुड़ता है उस समय उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो सारी जानकारियों को जान के जुड़े, क्योंकि बीच में छोड़ने का शर्त सरकार ने कुछ अच्छा नहीं रखा है। और लेकिन जो भी व्यक्ति पूरा टेन्योर कंप्लीट करता है इस योजना का, उसके बाद इससे अच्छा योजना उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट योजना है पेंशन स्कीम का, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। गवर्नमेंट अपडेट आपके लिए सभी स्कीम्स को आसान भाषा में लाती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पूरी योजना को गवर्नमेंट अपडेट ने आसान भाषा में लाया है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स पे हैं और दर यूट्यूब चैनल पे जो बता रहे हैं उनमें बहुत कुछ को छोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। जैसे कि समझ लीजिए इस चीज़ को ऐसे कि अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो आपको आपका हक बनता है कि उस चीज़ के बारे में डिटेल में समझे। ऐसा ना हो कि आप पैसा लगा लिए और 10 साल बाद आपको पता चला कि ये योजना तो मेरे काम का ही नहीं था। 10 साल से हम पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे 5 साल से हम पैसा जमा कर रहे हैं। इसीलिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और फिर जुड़िए इस योजना से। चलिए देखिए हम क्या क्या इस योजना में कवर किए हैं। इस योजना में 1 से लेके 5 पेज तक जो है ना, इसमें सब कुछ बताया जाएगा क्या क्या इस योजना का मेन मुद्दा है, क्यों ये योजना लाया गया है, गवर्नमेंट क्यों इतना मेहनत कर रही है। ठीक है, छठा पेज से लेके 10वां पेज तक में हम बता देंगे कि आपको कैसे इस योजना का लाभ उठाना है, किसको उठाना है, कैसे नामांकन करना है, सब कुछ। 11वां से लेके 16वां पेज तक में, 16वां पेज में हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि योजना में कोई भी दिक्कत आने से, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आने से कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला है और ईमेल निकाला है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, 13वां पेज जो है ना, इसमें योजना का पात्रता है, मतलब कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए आप डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह हम सभी जानते हैं। गरीब लोगों की ज़िंदगी में पैसों को लेकर काफ़ी तंगी होती है। ठीक है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते रहती है। बहुत सारा योजना है जो गरीबों के लिए है, लेकिन डायरेक्टली किसी का भी लाभ गरीब को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने श्रम योगी मानधन योजना का लॉन्चिंग किया। मेन उद्देश्य इसका ये था, जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र जैसे ड्राइवर हो गए, रिक्शा चालक हो गए, मोची हो गए, दर्जी हो गए, घर में काम करने वाले हो गए, भट्ठा मजदूर पे काम करने वाले हमारे भाई हो गए, ये सभी लोग जो हैं, जिन जो ये किसी संगठित क्षेत्र, इनका कोई पेंशन नहीं होता, इनका कोई पेमेंट सिस्टम नहीं होता, इसी संगठन के लोगों को एक साथ लाने के लिए श्रम योगी मानधन योजना का लॉन्च किया गया। इसका लॉन्चिंग जो है ना, मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था 1 फरवरी को। मेन उद्देश्य इस योजना का ये रखा कि जिसका भी मासिक आय 15,000 या फिर इससे कम हो, मासिक आय 15,000 या फिर इससे कम हो, वो इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस योजना का। देखिए इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि अन्य कोई भी योजना जब स्टार्ट करती है सरकार, तो वो स्टार्ट तो करती है गरीबों के लिए, लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद लोग उसके बेनिफिट्स को देखते, लोग उसके फ़ायदे को देखते हुए और अन्य लोग जो उसके हकदार नहीं हैं, अमीर लोग भी इस योजना से जुड़ने लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं कि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बन जाता है बहुत ज़्यादा उस योजना को चलाना, और धीरे धीरे सरकार भी उस योजना से कन्नी काट लेती है और वो योजना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार का एम बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है इस योजना को लेके, और इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखे हैं, कुछ शर्तें रखी कि ये शर्तें जो पूरा करेंगे वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या मेनली वो 3 शर्त रखी है। पहला शर्त तो बहुत नॉर्मल है कि 18 साल से 40 साल के व्यक्ति जुड़ सकते हैं इस योजना से। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का। दूसरा शर्त जो सरकार ने रखा है वो रखा है, कोई भी जो है ना वो इंश्योरेंस स्कीम से नहीं जुड़ना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ रहा है वो पहले से किसी भी इंश्योरेंस के योजना से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे जो सैलरी वाले लोग हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए होते हैं,
जो LIC वगैरह में काम करते हैं लोग, जो उससे जुड़े होते हैं वो EPF कहलाते हैं, और ECIS एक योजना है उससे जुड़े हुए होते हैं। अन्य बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है पेंशन के लिए, संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। तो सरकार चाह रही है जो इस योजना में जुड़े वो अन्य किसी भी पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर वे जुड़े हुए हैं किसी अन्य योजना से तो वो इस योजना में भाग नहीं ले सकते हैं। ये दूसरी बड़ी शर्त रखी है। तीसरी सबसे बड़ी शर्त क्या रखी है सरकार ने, इसको एक बार और सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा इस चीज को, कि कोई भी टैक्स पेयर है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो भी इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। इस स्लाइड को आप थोड़ा बैक ले जाइए और फिर से रिपीट करके सुनिए। ये 3 शर्तें, कहीं आप इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। आगे जानते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है। बहुत बड़ा उद्देश्य है, सरकार इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाह रही है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पेंशन स्कीम बनाना चाह रही है सरकार इसको। चलिए आगे इसको समझते हैं आसान भाषा में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि सरकार का उद्देश्य काफ़ी बड़ा है और लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है सरकार का, ये हम लोग सभी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। वो एक असंगठित क्षेत्र का ड्राइवर है, मतलब एक ड्राइवर का काम करता है। जब तक वो ड्राइविंग कर सकता है, मतलब 50 साल तक, 60 साल तक वो अब स्वस्थ है और वो ड्राइविंग करने जा रहा है, तब तक तो ठीक है, तब तक उसको मंथली पेमेंट मिल रहा है, महीने का पेमेंट मिल रहा है, तो वो अपना घर चला रहा है। लेकिन जब वो किसी कारणवश बीमार पड़ने लग गया, उम्र ढलने के साथ बीमार पड़ने लग गया, अब वो गाड़ी चलाने नहीं जा सकता है, तो उस समय उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। तो इसीलिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है कि 60 साल की उम्र के बाद के व्यक्ति जो होते हैं उनको, जब वो एक स्थिति में न रहे काम करने की, तो इतनी कम से कम राशि मिल जाए कि वो अपना पेट भर सके। इसीलिए सरकार ने 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का घोषणा किया है असंगठित क्षेत्र के लोगों को। आगे जानते हैं कि मतलब क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या क्या फॉर्म है, सब कुछ आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इस चीज़ को हम लोग अपने स्क्रीन पे अच्छे से समझते हैं। लाभार्थी की मृत्यु या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ, मतलब किसी भी स्थिति में जो लाभार्थी है, जो पैसा जमा कर रहा है इस योजना में, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपंग हो जाता है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, सुनिए। इसके लिए सरकार ने 2 चीज़ें कही हैं। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में हो जाती है, मतलब अगर कोई लाभार्थी है और वो पेंशन मिल रहा है, उसको 60 साल की उम्र उसने पूरी कर ली है और पेंशन मिल रहा है, उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। मतलब समझ जाइए, सुरेश, जो मैंने पिछले बार एग्जाम्पल लिया था, सुरेश ड्राइवर था, अब वो रिटायर हो गया, 60 साल हो गया, अब उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी स्थिति में। जब उसकी मृत्यु हो गई, तो जब उसको 3,000 रुपये पेंशन मिल रहा था तो घर चल रहा था अच्छे से, तो अब क्या होगा उसकी पत्नी का, तो उस स्थिति में सुरेश की पत्नी को 50% यानी 1,500 रुपये, 50% मिलता रहेगा। आगे समझते हैं क्या दिया है सरकार ने। यह पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी को ही प्रदान की जाएगी, मतलब उसके बच्चे या फिर बेटा बेटी को नहीं प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारणवश लाभार्थी की स्थायी रूप से असक्षम हो गया है और श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी को नियमित रूप से भुगतान करके योजना को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, मान लीजिए सुरेश की मृत्यु नहीं होती है और सुरेश जो है किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो जो है स्थिति में नहीं है कि हर महीने जो वो पैसे जमा कर रहा था अपने पेंशन की, वो आप जमा कर पाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसकी पत्नी को मिलेगा पैसा, उसके परिवार को उसको पेंशन जितना बनेगा 3,000 या उससे कम, वो तो मिलता रहेगा। मान लीजिए वो एक स्थिति होता है, किसी कारणवश जो है सुरेश जमा नहीं कर पाता है, उसकी पत्नी जमा करते रह जाती है पैसा, तो भी लाभ जो है उसकी पत्नी को कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। मार्च में जो है सरकार ने इस योजना में कुछ अपडेट लाए, चलिए उसको समझते हैं क्या है अपडेट सरकार का।
मार्च में सरकार ने कुछ अपडेट किया है। चलिए इस अपडेट को अच्छे से समझते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को प्रति मंथ, जो भी व्यक्ति इस योजना को लेना चाह रहा है उसको प्रति महीने जो है 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक की राशि जमा करना होगा। अब ये कैसे तय होगा कि हम 55 रुपये जमा करें या 200 रुपये जमा करें, ये तय किया जाएगा उसके उम्र के हिसाब से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय मतलब एल आई सी इसको कोऑर्डिनेट करेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका हिंदी नाम है, वही संचालित करेगी, वही बीमा करेगी, वही सब कुछ करेगी। इस योजना के अंतर्गत आपको चाहिए एक आधार कार्ड, बैंक खाता का पासबुक, सीसीआई केंद्र पर जाना होगा और वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो नंबर है 1800-267-6888। इसको लिख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आगे समझते हैं इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को। आपको इस 5 पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक होना चाहिए बैंक से, और बैंक का पासबुक जो है वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, ठीक है। दूसरा सब मतलब केवाईसी होना चाहिए, आसान भाषा में समझिए। दूसरा चीज़ क्या है, इसको जो है ना, जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ रहे हैं वो एक चीज़ अच्छे से समझ ले, सरकार उसको 60 साल बाद जो है ऐसे ही फ्री में पेंशन नहीं देने जा रही है। उनको एक मासिक तौर पे प्रीमियम देना होगा। वो प्रीमियम काफ़ी कम रखा है सरकार ने। क्या प्रीमियम रखा है, जैसे 18 साल का व्यक्ति कोई जुड़ता है तो उसको मात्र 55 रुपये देना है। अगर कोई 29 साल का व्यक्ति जुड़ता है तो उसको मात्र 100 रुपये महीने देना है। अगर 40 साल का व्यक्ति कोई जुड़ता है तो उसको मात्र 200 रुपये महीने देना है, ठीक है। प्रीमियम मात्र इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी में आवेदन करने के लिए आप जो है नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल सेवा केंद्र है उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी बैंक में जाके एलआईसी ऑफिस में भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास खाता, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। 2022 में सरकार ने और भी बहुत कुछ अपडेट लाया है, उसको आगे जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, पूरा प्रक्रिया क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का, खुद से अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। सेकंड क्या है, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें। ऑफलाइन आसान होगा आपके लिए, अगर तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने अच्छा रास्ता बताया। आगे हम आपको डिटेल में उसको भी समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानधन योजना में कैसे ऑनलाइन खुद से अप्लाई करना है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, मानधन.in, MANDHAN.in, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने फर्जी वेबसाइट हैं ऑनलाइन उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आप फेक वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, इसी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, MANDHAN.in। इस वेबसाइट को हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा, सेम मोदी जी स्माइल करते हुए नजर आएंगे, और उसके नीचे दिया हुआ है क्लिक टू अप्लाई नाउ। उस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको ये पेज खुलेगा। इस पेज को खुलने के बाद यहाँ दिया हुआ है सेल्फ इनरोलमेंट। सेल्फ इनरोलमेंट में आप जैसे ही खोलिएगा यहाँ आपको एक कैलकुलेटर नजर आएगा। एज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। आगे हम बताने वाले हैं किस एज के कितना पैसा देना है, यहाँ से भी आप जान सकते हैं। जैसे ही आप कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिएगा, अपना एज डालिएगा, वहाँ पे आ जाएगा कि आपको पर मंथ कितना डालना है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन करके अपलोड करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको फर्स्ट पेमेंट जो है वहीं से पे करना है। वहाँ से पे करने के बाद उसके बाद तो आपका मोबाइल और लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपके बैंक से रेगुलर पैसे कटने लगेंगे। आगे और आगे जानते हैं और थोड़ा इसको डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार इस योजना को लेके बहुत ही दूरदर्शी सोच रखी हुई है। वो नहीं चाहती कि यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह बर्बाद हो जाए, इसीलिए सरकार ने 4-5 तरह के कर्मचारियों को अलग किया है इस योजना से। तो कौन कौन है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा, कर्मचारी भविष्य निधि, जो भी व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े हुए हैं, उससे पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं, वो नहीं उठा सकते। राष्ट्रीय पेंशन योजना से जो भी लोग सरकारी जॉब करते हैं वो राष्ट्रीय पेंशन योजना में, प्राइवेट लिमिटेड वाले भी राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़े रहते हैं, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। राज्य कर्मचारी, जो भी लोग राज्य के कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी नहीं उठा सकते, उनका भी इंश्योरेंस हुआ रहता है राज्य सरकार द्वारा। आयकर
भुगतान करने वाले लोग, जो भी व्यक्ति टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इतने लोग जब नहीं उठा सकते तो उठा कौन सकता है लाभ। तो अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे, लिस्ट बनाया सरकार ने कि ये काम करने वाले या इससे जुड़े हुए लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो वो हैं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास काफ़ी कम ज़मीन है और वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। भूमिहर जो मजदूर होते हैं, जो भूमि से जुड़े हुए होते हैं, जो किसानी करते हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो भी जुड़ सकते हैं इस योजना से। मछुआरे भाई जुड़ सकते हैं, पशुपालक भाई जुड़ सकते हैं, ईंट भट्ठा और पत्थर खदानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। निर्माण कार्य में काम करने वाले लोग जैसे राजमिस्त्री, लेबर, ये लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। चमड़ा का जो काम करते हैं, चमड़ा का जो उद्योग कर रहे हैं, उद्योगपति नहीं, जो उसमें काम कर रहे हैं, टर्नरी में जो लोग काम करते हैं वो जुड़ सकते हैं। बुनकर, छोटे बुनकर भाई लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। सफाई कर्मी भी जुड़ सकते हैं इस योजना से। घरेलू कामकाज करने वाली जो औरतें हैं वो अगर चाहे इस योजना में जुड़ना तो वो भी जुड़ सकती है। सब्जी तथा फल विक्रेता, जो लोग सब्जी या फल बेचने वाले लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। प्रवासी मजदूर जो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस योजना में जुड़ सकते हैं। आगे समझेंगे कि अगर हम जुड़ जाते हैं, ठीक है, अब मेरा मन बदल गया तो छोड़ना है अब हमको इस योजना को, लेकिन अब इतना पैसा दे दिया है तो कैसे छोड़ेंगे। तो सरकार ने इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे हैं, कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर आप बीच में छोड़ना चाह रहे हो तो कैसे छोड़ोगे। चलिए उसको समझते हैं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर आप 10 साल से कम में इसको छोड़ना चाह रहे हैं तो सरकार इसके लिए 4-5 शर्तें रखी है। सबसे पहला शर्त क्या है भाई, अगर आप 10 साल से कम में छोड़ोगे तो हम आपको सेविंग रेट पर दिए दे देंगे। सरकार ने क्लियर लिखा है, देखिए, अंशदान सेविंग बैंक खाते की दर पर दिया जाएगा। मतलब 5% जो इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट में मिलता था वही आपके पैसों में जोड़ के आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी वर्ष आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी जो है इसको कंटिन्यू कर सकती है। तीसरा शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकलता है, मान लीजिए 10 साल कंप्लीट कर लिया और निकल गया लेकिन 60 साल कंप्लीट नहीं कर पाया अपने उम्र का इसको भरने से पहले, तो लाभार्थी को अंशदान के साथ साथ समुचित ब्याज के रूप में अंशदान बचत खाते पर दी जाएगी। मतलब इसको समझिए, सरकार ने यहाँ भी उसको कुछ छूट नहीं दिया है। अगर आप 60 साल से पहले भी निकलते हैं तो आपको वही आपके बचत खाते के दर से, सेविंग अकाउंट के दर से 5% का इंटरेस्ट जोड़ के आपके अकाउंट में वापस कर देगी सरकार। यदि कोई 60 वर्ष की आयु से पहले स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है और पैसे जारी रखने में असमर्थ रहता है, मतलब पेमेंट देना बैंक को असमर्थ रह जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जीवन साथी जो है इस योजना को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको आसान भाषा में यही समझ लीजिए कि अगर आप इस योजना में घुस जाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप 55 रुपये या 60 रुपये या फिर 200 रुपये लग रहा है मैक्सिमम, तो इसको कंटिन्यू रखिए अपने 60 वर्ष तक। उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ज़बरदस्त है, ठीक है। बीच में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो इस योजना में जुड़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए उसको समझते हैं अच्छे से। इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लिंक ना हो, इसीलिए दिक्कत हो सकता है। और आपका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है, पहचान पत्र। पहचान पत्र कुछ भी हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। बैंक खाता, पासबुक का पासबुक वाला बैंक खाता होना जरूरी है। कई लोगों के पास वो सिंगल पेज वाला बैंक अकाउंट होता है, वो जरूरी नहीं है, पासबुक होना चाहिए आपके बैंक खाता में, ठीक है। पात्र व्यवहार का पता, इसको आसान भाषा में समझिए। पात्र व्यवहार का मतलब होता है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली बिल दे सकते हैं, ठीक है। अगर बिजली बिल नहीं है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, वो भी एड्रेस प्रूफ अच्छा है। उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, बिना मोबाइल के अप्लाई मत कीजिएगा। और मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों में सेम मोबाइल नंबर हो तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। पासपोर्ट साइज कुछ फोटोज़ क्लिक करवा के रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। एक कैलकुलेटर होता है इसका कि 18 साल में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको कितना रुपए पे करना है, 20 साल में अप्लाई करना है तो कितना रुपए पे करना है, इस तरह से। चलिए उसको देखते हैं।
अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री मानधन योजना का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति 18 साल का है, ठीक है, वो जुड़ता है इस योजना से, तो वो कब तक जुड़ा रहेगा? 60 साल की उम्र तक। अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसको देने पड़ेंगे 55 रुपए, और सरकार डालेगी उसके अकाउंट में 55 रुपए प्लस, टोटल उसके अकाउंट में हो जाएंगे 110 रुपए। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 25 साल का है, ठीक है, अब वो निकलेगा कब? 60 साल की उम्र में। अब उसको मंथली कितना जमा करना पड़ेगा? 80 रुपए, ठीक है, सरकार उसके अकाउंट में डालेगी 80 रुपए, और टोटल हो जाएगा 160 रुपए। ये चलेगा उसके 60 साल की उम्र तक। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, वो जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, 30 साल का व्यक्ति है, वो जुड़ना चाह रहा है, तो सरकार उसके अकाउंट में डालेगी 105 रुपए, और उसको भी अपने अकाउंट में डालना होगा 105 रुपए, टोटल हो जाएंगे 210 रुपए, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई 36 साल का व्यक्ति है, वो जुड़ना चाह रहा है, अब वो निकलेगा कब? 60 साल की उम्र में, ठीक है, तो उसको टोटल 160 रुपए महीने जमा करना पड़ेगा। सरकार उसके अकाउंट में 160 रुपए डालेगी, टोटल 320 रुपए उसको मिल जाएंगे। इसी तरह से जो है एज कैलकुलेट किया है सरकार ने, इसी तरह से प्रीमियम तय किए है सरकार ने। जब आप LIC ऑफिस जाइएगा या फिर बैंक जाइएगा इसको अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगले स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कहाँ कंप्लेन करना है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए एक बार। अगर आपको इस योजना में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, या फिर आपको बैंक वाले परेशान करते हैं, या सुविधा केंद्र वाले परेशान करते हैं, तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ लेना है, आपको क्या करना है। आपको सीधा हेल्पलाइन पे कॉल करना है और अपना कंप्लेंट डालना है। हेल्पलाइन नंबर है 1800-267-6888, ठीक है, इसको लिख लीजिए, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिख लीजिएगा और इस पे कंप्लेन कीजिएगा। ईमेल भी सरकार ने दिया है, इस पे आप ईमेल भी लिख के कंप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों ईमेल और ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और छोटा मोटा अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक एक चीज़ डिटेल निकालने में। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखा है, लेकिन इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा आपको इस योजना को। चलिए, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।